गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वह है भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। भारत के अंदर जो कृषि जलवायु प्रदेश के निर्धारण की जो बात उठी थी उसमें नियोजन एक महत्वपूर्ण कारण रहा था, जिससे कि विभिन्न जो कृषि प्रदेश होते हैं जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जलवायु के आधार पर जो कृषिगत गतिविधियाँ की जाती है उनका डिमार्केशन करना और उनकी जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर नीतियों का निर्माण करना, जिससे कृषि उत्पादन को हम बढ़ा सकें। जब हम प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्व में भी हमने कहा था कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी विशिष्टताओं के कारण अपने निकटस्थ जो क्षेत्र होते हैं उससे अलग होता है, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती हैं। जब हम कृषि जलवायु की बात करते हैं तो कृषिगत गतिविधियां होनी चाहिए, साथ ही उसके अंदर जो जलवायु संबंधी जो विशेषताएं हैं वो अपना एक विशिष्टीकरण वहाँ पर रखती हैं। सबसे पहले जो भारत के अंदर जब हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करते हैं तो योजना आयोग, जिसे कि वर्तमान के अंदर नीति आयोग के नाम से जानते हैं, और नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी है उसके द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स थे 1989 के अंदर इनको निर्धारण की बात की गई। उसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो मृदा है, ढाल है, वहाँ की जो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक जो विशेषताएं थी उनको सबको यहाँ पर ध्यान में रखा गया। तो उससे पहले हम कहें कि कृषि जलवायु प्रदेश होते क्या है, तो हमने कहा कि जलवायु के संदर्भ में एक भूमि की इकाई जो निश्चित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों और जोतने के लिए उपयुक्त होती है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण स्थिति को प्रभावित किए बिना भोजन, फाइबर, चारा, लकड़ी से मिलने वाले ईंधन की उपलब्धता को बनाए रखना, क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, ये कृषि जलवायु क्षेत्र जो होते हैं उसको इस तरह से हम जानते हैं। कृषि जलवायु प्रादेशिक जो नियोजन में योजना आयोग द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें 4 मुख्य लक्ष्य थे। तात्कालिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख जो मदें होती हैं उनकी डिमांड और जो सप्लाई होती है उसके अंदर बैलेंस को स्थापित करना जरूरी था। उत्पादकों की जो शुद्ध आय को अधिकतम करना, जो फार्मर्स जो होते हैं उनकी जो आय है उसको सुनिश्चित करना और उसकी आय के अंदर निरंतर वृद्धि हो, इस तरह के उद्देश्य इसमें ध्यान रखे गए। अतिरिक्त रोजगार विशेषतः जो भूमिहीन श्रमिकों के लिए उत्पन्न करना। जब हमने लैंड होल्डिंग्स की बात की थी तब भी हमने जो भूमिहीन श्रमिक होते थे उनके जो भूमि के ऊपर जो अधिकार थे, जिनको जोत के ऊपर जो लीज पे भूमि मिलती थी उसको सुनिश्चित करने वाली बात भी हमने की थी। लेकिन यहाँ कृषि जलवायु नियोजन के द्वारा यहाँ जो कृषि श्रमिक जो होते हैं, भूमिहीन किसान, उनके रोजगार को भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक जो संसाधन जिसमें भूमि, जल, वन के वैज्ञानिक व वहनीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ की जा रही है कि हम संसाधनों का इस तरह से दोहन करें जिससे हम वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य के लिए भी उन संसाधनों को संरक्षित रख सके, चाहे वो भूमि की जो उत्पादकता हो या उसके वाटर हो, वन हो, इन सब के रूप में देखते हैं। जब इसके अंदर जो योजना आयोग के द्वारा जो कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया उसके अंदर 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर उसको वर्गीकरण किया और उसके अंदर 15 जो थे उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, ये यहाँ हम डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स थे जिनको 15 भागों में डिवाइड किया और उसके अंदर क्षेत्र विशेष की जलवायु, वहाँ के उच्चावच, वहाँ की मृदा, वहाँ पर उत्पन्न की जाने वाली कृषि, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया। हम यहाँ एक एक कृषि जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि बाद में भी आपके लिए वो चीज़ें आसान रहें। सबसे पहले यहाँ इस डायग्राम में एक चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 15 कृषि जलवायु जो प्रदेश थे उनकी वास्तव में स्थिति क्या रही, कितने क्षेत्रफल पर उनका विस्तार रहा। तो सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण का जो पठार था वह जो क्षेत्र था वो 395,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे था। उसके बाद उतना ही पूर्वी पठारी क्षेत्र है या मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, यहाँ जो है इन क्षेत्रों का जो विस्तार वो ज़्यादा देखने को मिला। अब घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो घनत्व के दृष्टिकोण से जो पश्चिमी जो घाट वाला क्षेत्र था वहाँ जनघनत्व अच्छा है, लेकिन गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो सर्वाधिक जो जनघनत्व था इन कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर वो देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी जो कृषिगत उपज के उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं कि कुल बोया गया क्षेत्र उस क्षेत्र के अंदर कितना रहा, जब उसकी हम बात करते हैं तो जो
गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, जो समतल मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज उपलब्ध है, वर्षा जो है वो अच्छी मात्रा में हमें यहाँ देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र था वो सर्वाधिक यहीं पर हमें देखने को मिलता है। अब ये जो क्षेत्र की हम बात करते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर जो वनाच्छादित क्षेत्र कितने कितने भागों में रहा, तो ये जहाँ कृषिगत क्षेत्रों के अंदर भूमि का अधिकांश क्षेत्रफल अगर आएगा तो वहाँ पर जो वनाच्छादित जो क्षेत्रफल होगा वो कम होगा। तो इसी कारण से जो हिमालय है, पूर्वी या पश्चिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर जो वन क्षेत्र है उसका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि आपके अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पे हिमालय का पश्चिमी और पूर्वी भाग है, जहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र 45.3%, 42.8% है। इसी तरह से जो द्वीप समूह है वहाँ पर 88.1% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। गंगा का जो लोअर मैदान है वहाँ जरूर जो है वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जब प्रति हेक्टेयर उसकी बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की अगर जब हम बात करते हैं तो वो क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक जनसंघनत्व नहीं है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ जनघनत्व ज़्यादा है वहाँ पर और जहाँ कृषि उत्पादकता ज़्यादा है तो वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति कृषि जो भूमि है प्रति हेक्टेयर काफ़ी कम होती है। अगर हम देखें इस चार्ट में तो जो गंगा का निचला मैदान है वहाँ पर, या गंगा का निचला मैदान की बात करें या ये पूरा ही क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रति व्यक्ति जो हेक्टेयर भूमि है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। जबकि जो ड्राई पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ जो कृषिगत सुविधाएं नहीं है, जलवायु अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति हेक्टेयर 1.314 जो है यहाँ पर सर्वाधिक उपलब्ध होती है। और यही स्थिति विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भी हमें देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट उसमें हम बात करें तो उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय प्रदेश है जिसको हम प्रथम कृषि जलवायु प्रदेश के रूप में जानते हैं, इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो इसका जो विस्तार है जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के अंदर देखने को मिलती है। वार्षिक जो वर्षा होती है उसका जो औसत है वो 150 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो बारिश होती है वो अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों ही मानसूनों से प्राप्त होती है। लेकिन चूंकि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ जो है समतल भूमि की उपलब्धता कम है, वन क्षेत्र ज़्यादा है, इस दृष्टिकोण से यह जो क्षेत्र है कृषि के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ पर भी पर्वतीय ढाल है वहाँ पर सोपानी कृषि की जाती है, चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। लेकिन फलों के दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है, चाहे सेब हो, नाशपाती हो, या ये कहें कि केसर की कृषि हो, या अन्य जो ड्राई जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए ये अनुकूल है। साथ ही तो यहाँ पर जो कृषि की हम जब बात करते हैं तो यहाँ जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ जो कृषि की जो संभावना है वो सीमित होती है, लेकिन फिर भी सोपानी जो कृषि है यहाँ पर की जाती है। लेकिन यहाँ अगर हम प्लानिंग की बात करें, साइंटिफिक प्लानिंग की बात करें, तो जहाँ पर 30% से कम जो ढाल एरिया वाले जो क्षेत्र होते हैं वो कृषि के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं, लेकिन 30 से 50% तक जो ढाल वाले हैं वहाँ पर बागवानी जो चारा फसलें हैं उनका उत्पादन किया जा सकता है। 50% से ऊपर के जो ढाल होते हैं वो मुख्यतः फॉरेस्ट एरिया होते हैं, वनाच्छादित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि शीतोष्णकटिबंधीय सब्जियाँ, फूल, अदरक, केसर के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ जो 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन जो चरागाह होते हैं उनको यहाँ पर डोक या मार्ग के नाम से जानते हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डोक या मार्ग जो होते हैं वो किसे कहा जाता है। यहाँ जो मुख्यतः जो जो चरवाहे होते हैं उसके अंदर जो जातियाँ संलग्न होती है उसके अंदर गुजर, बकरवाल और गद्दी जो एक तरह से ट्राइब्स भी हैं उनका यहाँ पे देखना को मिलता है। और ये लोग पशुचारण के ऊपर, और उसमें भी चलवासी जो पशुचारण है वो यहाँ देखने को मिलता है कि शीत ऋतु में ये अपने पशुओं के साथ नीचे आ जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में जैसे चारागाहों का डेवलपमेंट हो जाता है, घास का विकास प्रॉपर हो जाता है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर अपनी भेड़ों, बकरियों, मवेशियों के साथ ये पलायन करते रहते हैं। तो जब हम यह नियोजन की बात करते हैं तो जो हमने ये एक ढाल के आधार पर चीज़ों को ध्यान दिया, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर ढाल अधिक है वहाँ पर जो दूसरी जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसको अवॉइड किया जाए। साथ ही यहाँ पर वनाच्छादन हो या प्लांटेशन जैसी फसलें हैं उस ढाल के आधार पर की जानी चाहिए। जलवायु की जब हम बात करते हैं तो जो शीत ऋतु होती है यहाँ पर काफ़ी
ठंडी होती है, ग्रीष्म ऋतु सुखद होती है। और यहाँ अगर हम उत्तर या उत्तर पश्चिम की तरफ जाएं तो यहाँ अत्यधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ वर्षा कम होती है, लेकिन फिर भी अत्यधिक टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर ग्लेशियर्स भी देखने को हमें मिलते हैं। और ये जो क्षेत्र है भारत की विभिन्न नदियों के उद्गम के रूप में भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी प्रदेश की बात करें तो हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, उत्तरी पूर्वी बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि सेवन सिस्टर्स का जो स्टेट होता है उस नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के मुख्य भाग से जो चिकन नेक जिसको हम कहते हैं, एक छोटे से सकरे मार्ग से ये शेष भारत से अलग है। तो जब सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं तो ये जो सात जो यहाँ चिकन नेक की बात करते हैं, यहाँ सेवन स्टेट्स जो हैं इनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कृषि प्रदेश है इसको भी हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र जो की जो घाटी है और 7 राज्यों का जो पहाड़ी एरिया है। अब यहाँ जब हमने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के ऊपर हमने अध्ययन किया था, एक पूरा वीडियो बनाया था, वहाँ पर हमने यहाँ की उच्चावचों की बात की थी, यहाँ पे जो गारो खासी जयंतिया की बात की थी, और जो यहाँ मिकिर मिसमी उन पहाड़ियों की हमने बात की थी। तो उच्चावच के दृष्टिकोण से यहाँ पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी देखने को मिलता है। और यहाँ जहाँ पर जल की उपलब्धता है या ब्रह्मपुत्र जो घाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर चावल की जो कृषि है वो प्रधानता से की जाती है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो कोप मिट्टी की उपलब्ध जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पर जो चाय के जो बागान है वो भी देखने को मिलते हैं। साथ ही जूट, अनानास, जो लोअर एरिया होता है ब्रह्मपुत्र नदी का जो निम्न वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जूट की खेती की जाती है, अनानास, अदरक, नारंगी, अमरूद, मक्का, साग सब्जी का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वो विकास के दृष्टिकोण से मुख्य धारा से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर जो जनजातीय बाहुल्य ज़्यादा देखने को मिलता है और वो लोग मुख्य समाज से अलग होने के कारण या ये कहें कि आधुनिक नवाचारों का प्रसार न होने के कारण अभी भी यहाँ पर जो स्थानांतरित जो कृषि की जाती है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसी स्लाइड के अंदर भारत के अंदर जो विभिन्न भागों के अंदर जो स्थानांतरित जो कृषि की जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की, जिससे कि आपको जो वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर थोड़ी मदद मिल सके। पहले हम बात करें तो पमाऊ इन मणिपुर के अंदर कहा जाता है, दीपा बस्तर जिले के अंदर जो झूमी स्थानांतरित कृषि है उसको कहा जाता है, लेकिन ब्यावर और धैया मध्य प्रदेश के अंदर, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पंपा, दाबी और कोमन और ब्रिंगा उड़ीसा के अंदर, कुमारी जो है वेस्टर्न घाट के अंदर शिफ्टिंग, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा गया कि जो कुमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है कौन से एरिया के अंदर करी जाती है, तो वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। वालरा की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो साउथ ईस्टर्न जो पार्ट होता है वहाँ पर वालरा स्थानांतरित कृषि के रूप से जानी जाती है। या जो हिमालयन जो बेल्ट है उसके अंदर खील के नाम से जाना जाता है, और कुरवा जो झारखंड जो है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को कुरवा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो विभिन्न स्टेट्स के अंदर अलग अलग नाम से जानी जाती है। अब यहाँ जब हम नियोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसकी जो सॉइल जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। साथ ही निरंतर डिफॉरेस्टेशन के कारण वहाँ पर सॉइल इरोजन की समस्याएं देखने को मिलती है, और इसके कारण वहाँ पर कृषिगत जो गतिविधियाँ हैं वहाँ पर इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है वो नहीं हो पाती। साथ ही हमने देखा है कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो क्षेत्र है, मोजुली जो द्वीप है, वहाँ पर अत्यधिक डिफॉरेस्टेशन करने के कारण, अत्यधिक अपरदन होने के कारण मोजुली द्वीप के ऊपर खतरा हो गया। यहाँ की जैव विविधता के संरक्षण की बात हम की जाती है, तो यहाँ पर भी जो ढाल है उसको ध्यान में रखा जाए कृषिगत गतिविधियों के अंदर। साथ ही झूमिंग जो कृषि है उसको नियंत्रित करते हुए स्थानबद्ध कृषि को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि जब सतलज यमुना मैदान की हम बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वो इस सतलज यमुना का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और भारत के अंदर यहाँ इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो इंदिरा गांधी कैनाल हो या ब्यास पोंग जो डैम है वहाँ से छोटी छोटी जो नहरें निकाली गई हैं, तो ये अत्यधिक नहरों से सिंचित वाला जो क्षेत्र है उसके रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भारत की गहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा के अंदर एक विस्तृत इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एक नहरों का पूरा जाल यहाँ हम देख पा रहे हैं। अब इस क्षेत्र के अंदर जलवायु ढाल की हम बात करते हो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल देखने को मिलता है। यही कारण है कि सतलज और उसकी सहायक नदियाँ
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं। जलवायु विशेषताओं की हम बात करें तो जलवायु के अंदर यहाँ महाद्वीप के लक्षण की बात हम करते हैं। पूर्व में मैंने बताया था कि जो वह क्षेत्र जिसके ऊपर सामुद्रिक जो जलवायु होती है उसका प्रभाव ना पड़े, या समुद्रिक जो तटवर्ती क्षेत्र से आंतरिक भागों के अंदर स्थित जो भाग होते हैं वहां पर महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी वहां पर दिन और रात के टेम्परेचर के अंदर काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। साथ ही वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। वार्षिक औसत वर्षा यहाँ 50 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर के अंदर होती है। शीतकालीन के अंदर जो वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ से देखने को मिलती है। सिंचाई की जब हम बात करते हैं, नलकूपों व नहरों का प्रभाव ज़्यादा है। हरित क्रांति का यहाँ पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। यही कारण है कि यहाँ चाहे राइस का उत्पादन हो, चाहे वीट का उत्पादन हो, भारत की प्रति हेक्टेयर उपज के दृष्टिकोण से सतलज यमुना का जो मैदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और यही कारण है कि कृषि के दृष्टिकोण से कहें या कृषकों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कहें तो सतलज यमुना का मैदान भारत के अंदर एक विशिष्ट स्थिति रखता है। इसीलिए हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर, क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा रहा। लोगों ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर की, अत्यधिक सिंचाई की, अत्यधिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज लिए, उसके कारण यहाँ पर मृदा अपरदन, लवणता, क्षारीयता, वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए, नियोजन के लिए इन समस्याओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लवणता व क्षारीयता को नियंत्रित करना पड़ेगा। सिंचाई के अंदर वैज्ञानिक विधियों, चाहे वो फव्वारा इरिगेशन हो, ड्रॉप इरिगेशन हो, जिनको बढ़ाना पड़ेगा। तो वाटर लॉगिंग की समस्या है, ज़मीन के अंदर जो पानी की दलदल स्थिति बन गई है उसको निकासी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ ऐसी फसलों जो तात्कालिक रूप से भले वाटर लॉगिंग के दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, लेकिन बाद में यहाँ पर जो भूमि है उसकी क्वालिटी को, सिंचाई की व्यवस्थाओं को सुधारने के ऊपर प्रयास करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। यहाँ पर एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स का जब हम अध्ययन करते हैं, गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य का मैदान और लोअर गंगा का मैदान। जब ऊपरी गंगा के मैदान की हम बात करते हैं तो गंगा यमुना जो दोआब वह क्षेत्र होता है जो दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, ऊंचा जो भूभाग होता है, तथा रोहिलखंड व लखनऊ जो डिविजन्स है उनको हम अपर गंगा के मैदान के अंदर शामिल करते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है गंगा व उसके जो सहायक नदियां हैं उससे सिंचित है और इसका जो ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हमें देखने को मिलता है। वार्षिक जो वर्षा है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो वर्षा जो है वो बढ़ती जाती है और यहाँ जो औसत वर्षा होती है 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। नहरों की बात करें तो नहरों के द्वारा सिंचाई, नलकूपों, पंपों के द्वारा यहाँ अत्यधिक सिंचाई की जाती है। हरित क्रांति का प्रभाव यहाँ भी हमें सतलज यमुना मैदानी क्षेत्रों की जैसे अच्छा देखने को मिला है। और यहाँ पर भी जो समस्याएं हैं, मृदा अपरदन, खारापन, क्षारीयता, भूमिगत जल स्तर में काफ़ी अत्यधिक दोहन होने के कारण यहाँ भूजल स्तर जो काफ़ी नीचे चला गया है, उस तरह की समस्याएं हमें यहाँ देखने को मिल रही है। गन्ने की फसलें के लिए दृष्टिकोण से ये अनुकूल क्षेत्र है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो गन्ने की फसलों के लिए मार्केटिंग की है, स्टोरेज की है। तो ये कॉमन समस्याएं हैं, क्योंकि गन्ने की फसल को जब कटाई की जाती है तो अगर उनका स्टोरेज नहीं किया जाए या उनका जहाँ पर जो इंडस्ट्री जहाँ तक नहीं पहुँचाया जाए तो उसके अंदर जो गन्ने के अंदर जो मिठास होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहाँ पर भी हमें मृदा अपरदन को रोकना पड़ेगा। जो क्षारीयता के लिए जो बायो फर्टिलाइजर्स है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इन भूमिगत जल स्तर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ कृषिगत जो गतिविधियाँ हैं उसमें सिंचाई की जो विधियाँ हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही कृषकों को जो गन्ने की फसलों के ऊपर निर्भर करते हैं उनको मार्केटिंग और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र के विकास में को नया आयाम दिया जा सकता है। गंगा का जो मध्य मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है और बिहार का जो अधिकांश भाग है और बिहार के जो भाग है वहाँ पर जो मानसून जब होता है तो यहाँ बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है ये जिस तरह से सतलज यमुना या अपर गंगा का मैदानी जो क्षेत्र था, जितना बेनिफिट इन्होंने हरित क्रांति से प्राप्त किया ये क्षेत्र नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ एक तो कुछ कारण यहाँ के राजनीतिक भी रहे कि नीति निर्माण के अंदर या राजनीतिक अस्थिरता की बात करें। साथ ही यहाँ पे जो हम ये इन स्टेट्स का जो बिहार वाला जो क्षेत्र है उसको बीमारी राज्यों के दृष्टिकोण से तो यहाँ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, लोगों की पॉवर्टी लेवल ज़्यादा रहा और मैनेजमेंट की समस्याएं रही, क्योंकि यहाँ बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रही। यहाँ जो वर्षा का औसत है वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर और अधिकांश जो वर्षा होती है बंगाल खाड़ की जो मानसून की जो शाखा होती है उससे होती है। जो समस्याएं सॉइल इरोजन है, क्षारीयता, जलरुद्धता
और साथ ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं हुई, कम्युनिकेशन के साधन जो है उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, विपणन भंडारण उनकी समस्याएं होने के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। इसीलिए इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हम अगर यहाँ मैप के अंदर आइडेंटिफाई करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है जिस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं तो ऊपर की तरफ अपर गंगा का प्लेन है, जबकि मिडिल गंगा के मैदान की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ विशेषतर जो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, चाहे वो घाघरा हो, गंडक हो, कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो यहाँ इनके द्वारा अपर्दन की समस्याएं निरंतर बनी रही। तो यहाँ जब हम नियोजन की बात करते हैं तो जो मल्टीपर्पज़ जो डैम्स है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही जो कृषक हैं उनको वो सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेंगी जिससे कि वो अपने कृषिगत जो क्षेत्र है उसमें विकास कर सकें, और आधुनिक जो वो विधियां जिसके द्वारा जो वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं हैं उनको भी हम रोक सकें। तो ये नियोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब जब हम लोअर गंगा के मैदान की बात करते हैं, जिसके अंदर जो वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ एक दूसरे से मिलती है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, तो ये जो क्षेत्र है दोमट जो मृदा है उससे समृद्ध है। यही कारण है कि यहाँ पर जो राइस है या जूट का जो उत्पादन है काफ़ी अनुकूल है उन कृषि के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम टोपोग्राफी की हम बात करें तो यहाँ पृष्ठ जल प्रवाह, ऑक्सबो जो झील्स होती हैं, जो नदियों के द्वारा जो मियांडर बनाए जाते हैं और जो भाग छूट जाता है इस तरह से, और रिमेनिंग जो पार्ट है जैसे ये छूट गया तो ये ऑक्सबो लेक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह की जो स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ कृषिगत समस्याओं की जब हम बात करते हैं, कृषि पर अत्यधिक यहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण यहाँ कृषि जो जोत का आकार इतना कम हो जाता है कि यहाँ पर जो आधुनिक जो कृषि है, जो कृषिगत यंत्र हैं, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज़्यादा है, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब है, और कृषि जोत का छोटा आकार एक कृषिगत उत्पादन या उत्पादकता की जब हम बात करें या इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करें तो छोटा जोत जो होती है वो उसके समक्ष एक समस्या पैदा करती है। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, किस तरह से उसको में हम सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।